गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम जो है प्रीवियस लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया था कि केमिकल काइनेटिक्स के हमने टॉपिक स्टार्ट करे थे। और केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है बोलिए आप। केमिकल काइनेटिक्स इज नथिंग बट द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री mainly deals with the study about rate of reaction, mechanism and factors affecting rate। ये हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में या लेक्चर नंबर 1 में ले लिया था। आज हम सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेसन स्टार्ट कर रहे। तो इसके पहले के जो लेक्चर था आप मेरा पार्ट 1 का वो जाकर देखना। उसमें केमिकल काइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन में रेट कितने टाइप का होता है, रेट का मीनिंग क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था। आज हम न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं, न्यूमेरिकल्स ऑन रेट ऑफ द रिएक्शन। ओके, तो हम एक क्वेश्चंस लेंगे अभी, और इस क्वेश्चंस में हमको एक रिएक्शन दी गई है और इस रिएक्शन के बुनियाद पर हम रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैलकुलेट कैसा करते वो देखते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल हम एक रिएक्शन ले रहे हैं। फॉर अ रिएक्शन ओके, ये रिएक्शन दी हुई है। 4 अमोनिया मॉलिक्यूल reacts with 5 oxygen molecule gives rise to 4 mole of nitrogen monoxide and 6 mole of water which is a gas, water vapors। अब ये रिएक्शन दी हुई है। इस रिएक्शन में आपको क्या दिया हुआ है, गिवन रेट ऑफ चेंज ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी रेट इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड दिया हुआ है आपको। और इसका मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू लिखता हूँ 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ओके, अब आपको इसके बेस पर क्या क्या कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया एंड कैलकुलेट the rate of disappearance of ammonia and appearance of water, appearance of water। ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो आपको दो चीजें कैलकुलेट करना है। एक तो अमोनिया के फॉर्मेशन का रेट, एक तो अमोनिया के डिसअपीयरेंस का रेट, और एक तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो अब इस न्यूमेरिकल को करने के लिए हम सबसे पहले कंप्लीट रेट ऑफ द रिएक्शन लिखेंगे। तो इस केमिकल इक्वेशन के बेस पर कंप्लीट रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, देखिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया ये लिखेंगे माइनस के टर्म में 1/2 डी ऑफ अमोनिया अपॉन dt। ओके, ये मैंने अमोनिया के डिसअपीयरेंस का निगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि डिसअपीयर हो रहा है। और 1/4 ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स, इसको 1/4 में लिया, इज अगेन इक्वल टू -1/5 चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑक्सीजन अपॉन चेंज इन टाइम। अगेन ये हो गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस। तो 4 मोल ऑफ अमोनिया है, तो यहाँ पॉजिटिव साइन करके 1/4 लिखना है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, डी का मतलब होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड अपॉन चेंज इन टाइम इज अगेन इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे +1/6 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। इस तरीके से हमने यहाँ पर यानी इस इक्वेशन को लिख दिया। ओके, अब हमारे को दिया हुआ क्या है, गिवन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड दिया हुआ है। ओके, तो हमारे को निकालना क्या है, पहला आंसर नंबर 1 आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया निकालना है। मतलब ये वाला जो पार्ट है ये कैलकुलेट करना है, और गिवन पार्ट क्या है ये है। तो इन दोनों पार्ट को हम एक दूसरे के फ्रंट में लिखेंगे। ओके, तो हाउ आई कैन राइट
1/4 d ऑफ अमोनिया अपॉन dt इज अगेन इक्वल टू बोलिए प्लस 1/4 d ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड अपॉन dt। अब ये वाला जो वैल्यू जो हमको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम पुट अप कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन चेंज इन टाइम, ये माइनस साइन है, ये 4 को आप इधर लेकर चल जाएंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा 4/4 इंटू, अब ये जो वैल्यू है इस वैल्यू के बदले हम ये वाली वैल्यू डाल देंगे 3.6 इंटू 10 to the power -3। तो what is the answer I am getting? The answer is same as that the disappearance of ammonia answer वो सेम आ जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। आप बोलेंगे सर इसका रीज़न क्या है, क्योंकि 4 मोल नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फॉर्म हुआ और 4 मोल ही अमोनिया डिसअपियर हुआ, इसलिए डिसअपियरेंस करेक्ट और अपीयरेंस करेक्ट, मतलब अमोनिया रिएक्टेंट है और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्रोडक्ट है। तो अमोनिया का जो अमाउंट कम कम होते जा रहा, उसी समय मतलब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो रहा, लेकिन 4 मोल डिसअपियर हो रहा, 4 मोल फॉर्म हो रहा, तो दोनों का जो रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिसअपियरेंस इक्वल है, इसलिए वैल्यू रिमेन्स द सेम। तो we are getting the rate of disappearance of ammonia with respect to change in time is how much, 3.6 into 10 to the power -3। okay, so you can write this question answer and just rub it। ओके, अब हमको सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है बोलिए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, हाउ वी कैन राइट। तो जो ऑलरेडी अपन ने इक्वेशन बनाया था उसी इक्वेशन को हमको वाटर के लिए यूज करना है। अभी डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया का वैल्यू आ चुका, तो हम अमोनिया भी ले सकते या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का वैल्यू भी ले सकते। चलो मैं अमोनिया वर्सेस वाटर लेता हूँ। तो अभी जो मैंने इक्वेशन बनाया उसी को मैं लिखता हूँ -1/4 ओके इंटू डी ऑफ अमोनिया अपॉन dt, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाटर का कैलकुलेट करना है तो प्लस 1/6 इंटू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर अपॉन चेंज इन टाइम। ओके, तो अभी मुझे इसका निकालना है, तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, इसको इधर लिख देता हूँ। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, मतलब वाटर फॉर्म हो रहा है, इज इक्वल टू, ये माइनस साइन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, यू रिमेम्बर इट। माइनस साइन जस्ट इंडिकेट करता है कि अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस यूज करने की जरूरत नहीं है। तो अभी हमारा ये 6 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/4 इंटू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो ऑलरेडी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया का जो माइनस न्यूमेरिकल वैल्यू ऑलरेडी आ चुका है, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो इसका वैल्यू हम लिख देते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर कितना हो गया बेटा, फॉर्मेशन ऑफ वाटर कितना हो गया बोलिए मुझे आप, ये हो गया 3/2 और अमोनिया का जो ऑलरेडी हमारा आंसर आया था व्हाट इज दैट 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3, 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये यूनिट है। ओके, तो व्हाट इज द आंसर आई एम गेटिंग। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर का जो रेट है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर का जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा वो अप्रोक्सीमेटली आप करके देख सकते हैं 5.4 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इस तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको एक रेट दिया हुआ है
तो दूसरा रेट निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को इक्वलेंस में लेके इक्वेट करना है और सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू ऑलरेडी रेट का आपको डायरेक्ट दिया हुआ है उस रेट के वैल्यू का इस्तेमाल करके अदर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस हम आराम से कैलकुलेट कर सकते। तो इट्स अ वेरी सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन, आपको याद रखना है और इस तरीके से रेट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। यू जस्ट राइट इट। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चंस ले रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन भी मैं रेट के ऊपर ही लूँगा और उसके बाद हम कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे आगे वाले पार्ट के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर हम अभी एक और क्वेश्चंस ले रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड। तो यू जस्ट राइट इट। ओके, व्हाट इज दैट क्वेश्चन? तो सिंपल है, एक रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं आपको। वी आर राइटिंग अ रिएक्शन। Okay, for a reaction, 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये गैस से समझ लीजिए, इन इक्विलिब्रियम विथ 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। मतलब ये एक इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है। इस इक्विलिब्रियम की रिएक्शन में नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो गया। अब मुझे कॉन्सेंट्रेशन, इफ द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या दिया हुआ है मुझे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस बाय 4 × 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ है। बोला कितने वैल्यू से? 4 × 10⁻²² मोल्स लीटर इनवर्स। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन हम कैलकुलेट करने के लिए कोई भी इक्वेशन को उठा सकते हैं और ये कर सकते हैं। एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, बहुत ही सिंपल टाइप का एक क्वेश्चन हमको निकालना है। तो अभी मुझे क्या दिया हुआ है देखिए, आंसर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दिया हुआ है। ओके, ये इंक्रीज हो रहा है तो मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ। तो कितना दिया हुआ है देखिए, एज पर द क्वेश्चन 4 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स। ओके, और चेंज इन टाइम यानी समय का चेंज कितना है देखिए आप, 5 सेकेंड में। तो अब रेट ऑफ चेंज ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी डी ऑफ NO2/dt, ये कितना दिया हुआ बेटा? 4 × 10⁻⁻²/5। तो ये वैल्यू को हमको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप कैलकुलेट कर सकते हैं 8 × 10⁻³ आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। दिस इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम का न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा। ओके, बट मैं एज पर द रूल इक्वेशन को लिखता हूँ तो कंप्लीट रेट कैसा होगा मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो गया -1/2 × d ऑफ N2O5/dt। ओके, डिसअपीयरेंस का रेट हमेशा क्या लिखते हैं हम? निगेटिव। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलिए, प्लस 1/4 d ऑफ NO2/dt इज अगेन इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए आप, d ऑफ O2/,
-3। ओके, तो अभी रेट ऑफ द रिएक्शन में इस वाले पार्ट से कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि रेट किसी भी रिएक्शन का वो वैल्यू होता है जो किसी भी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को कंप्लीट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का इस्तेमाल करते हुए, मतलब ये नंबर ऑफ मोल का इस्तेमाल करते हुए हम कैलकुलेट कर सकते। तो आंसर नंबर 1 यानी जो उसने रेट निकालो बोला, तो रेट ये नहीं है विरेंद्र भाई, रेट इज दैट, रेट ये वाला नहीं है। रेट हम कैसे निकालेंगे, 1/4 की टर्म में निकालेंगे। ये वाला जो वैल्यू है मैं लेता हूँ, तो देयरफॉर रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, रेट। और एक बात मैं बता देता, रेट कभी भी पॉजिटिव या निगेटिव नहीं होता, मतलब पॉजिटिव होता है लेकिन निगेटिव नहीं होता। कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के आगे आपको निगेटिव का इस्तेमाल करना नहीं है। रिएक्टेंट के टर्म में रेट कैलकुलेट करो या प्रोडक्ट के टर्म में, रेट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इट्स अ सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो निगेटिव नहीं लिखना, बोलने का मतलब ये। तो मैंने ये वाला वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट किया, तो व्हाट इज दैट, 8 × 10⁻³ -3। तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो हाउ मच आई एम गेटिंग, कैन यू टेल मी। तो जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये हो गया 2 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। तो रेट हमेशा हम कोई ना कोई एक रिएक्टेंट का इस्तेमाल करके कैलकुलेट करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आंसर नंबर 1, सबसे पहले हमने चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और चेंज इन टाइम की मदद से चेंज इन NO2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम का वैल्यू निकाला। उसके बाद में हमको रेट निकालना था, उसके लिए हमने पूरी इक्वेशन इसलिए बताया मैं, क्योंकि हमको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 भी निकालना है। इसलिए मैंने पूरा कंप्लीट इंस्टेंटेनियस रेट के टर्म में इक्वेशन लिखा। इस इक्वेशन के बेस पर ये प्रेजेंटेशन किया और पहला रेट का आंसर निकाला। अब अपने को रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन में निकालना है, तो प्लीज नोट डाउन। अब मैं ये वाला वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, तो कैसे निकालूंगा इसको देखिए। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, ये वैल्यू और ये वैल्यू को आमने सामने ले लेता हूं, ठीक है। तो मैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, आंसर नंबर 2, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, ये वाला वैल्यू, ओके। इसके रिस्पेक्ट में 1/4 × d ऑफ NO2 अपॉन dt। तो अभी ये वैल्यू तो मेरा आ गया, तो ये हो गया 1/4 × चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। कितना आया था बेटा, वो वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है। तो 8 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो हो जाएगा 2 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। तो यू रिमेंबर दिस रेट ऑफ द रिएक्शन, ओके। तो इस तरीके से हम जब भी रेट ऑफ द रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, तो 2-3 बातें आपको याद रखना है। पहला नंबर 1 पॉइंट कि जो भी रेट डायरेक्ट दिया हुआ है, उस रेट का वैल्यू हम अदर रेट ऑफ चेंज वेदर अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो वो जो रेट जिसका दिया हुआ है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, उसके रिस्पेक्ट में उसको इक्वलेंस में लेंगे विथ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स बताए गए या नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बताए गए उसके साथ, पहला पॉइंट। दूसरा, रेट निकालने के लिए सिर्फ कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का एक चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आप यूज़ कर सकते हैं विद स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, ओके। और रेट जो है वो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम के टर्म में निगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन आंसर जब आप लिखोगे तो इट इज़ नाइदर निगेटिव नहीं होता। ये 3-4 बातें और याद रखेंगे। और रेट का यूनिट तो आपको पता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, क्योंकि ऊपर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है और नीचे चेंज इन टाइम है, इसलिए दोनों वैल्यूज़ को
हम यूज़ करेंगे। ओके, तो दिस इज टू क्वेश्चंस जो मैंने लिया, ये रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड है। ओके, अब हम जो है अभी कुछ और कंसेप्ट लेंगे इस लेसन में। जैसा मैंने इसके प्रीवियस लेसन में भी आपको मतलब केमिकल काइनेटिक्स का पहला पार्ट पढ़ाया था, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेंगे जो आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स में काम आने वाले हैं। ओके, तो लेट्स बी स्टार्टिंग अनदर टॉपिक। ओके, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन आपने सुना होगा। अब केमिकल काइनेटिक्स का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। अब ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है बेटा? इट्स अ वेरी सिंपल लॉ। इट्स अ वेरी सिंपल लॉ। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो भी होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आइदर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम होता है। तो किसी भी रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है इज डायरेक्टली proportional to the active masses of the reactant. Active masses, अब एक से ज्यादा रहेंगे रिएक्टेंट तो मासेस बोलेंगे। एक्टिव मास क्या होता है मैं ये बता देता हूँ। एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट in which the reactant's power raised with their stoichiometric coefficient। मैं जानबूझकर ये लिख रहा हूं ताकि आप आधा नहीं समझें। और ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये है लॉ ऑफ मास एक्शन का बेसिक स्टेटमेंट। तो लॉ ऑफ मास एक्शन बहुत ही सिंपल है, और लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है कि जो रिएक्शन की वेलोसिटी, रिएक्शन का रेट, रिएक्शन की रफ्तार जो होती है ना, उसको v से बताते, dx/dt से बताते, dc/dt से बताते, या चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। एक्टिव मास का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, और वो जो कॉन्सेंट्रेशन है उस कॉन्सेंट्रेशन से जब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास से, तो उसका जो पावर होता है ना, वो उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होता है। ठीक है ना। अब मैं आपको बहुत ही एक सिंपल सा एग्जांपल लॉ ऑफ लेट और रिएक्शन, एक रिएक्शन है मान लीजिए m of A प्लस n of B gives rise to product। वेरी सिंपल रिएक्शन हमने लिखे। ओके, तो अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन कैसा लिखेंगे? लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हम इस इक्वेशन को कैसा बताएंगे? रेट या वेलोसिटी भी बोल सकते हैं ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी। तो ये एक्टिव मास ऑफ ए हो गया, तो ये जो m और n है ये इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मोल्स बताते हैं। तो इसको अपने पावर में लेना है, इसलिए मैंने आपको ब्रैकेट में डाला कि इन विच द रिएक्टेंट पावर रेज विद देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हालांकि लॉ इतना ही है कि रेट ऑफ रिएक्शन एक्टिव मास, मतलब जो जो रिएक्टेंट रहेंगे, क्योंकि एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस, इसलिए हम बोल सकते हैं कि रिएक्शन की वेलोसिटी पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में इंपैक्ट डाल सकता है। ओके, तो अब ये a टू द पावर क्या लगाया बेटा मैंने m, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b टू द पावर क्या लगा तो n। दैट इज अ बेसिक लॉ ऑफ मास एक्शन। तो यहाँ पर मैं इसके आगे एक और स्टेप लेके जा रहा हूँ। रेट इज इक्वल टू, तो यहाँ पर सॉरी k लिखा मैंने, k एक कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या रिएक्शन रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कांस्टेंट। ओके,
ये सब हम टर्म में बोल सकते हैं। तो ये कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट बोलते हैं इसको। तो इनटू a टू द पावर m इनटू b टू द पावर n, दिस इज योर लॉ ऑफ मास एक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस। एक्टिव मास का मतलब होता जो भी रिएक्टेंट आपने लिए हैं वो एक्टिव मासेस है। तो सिंपल लॉ है, और लॉ बोलता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मतलब एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। ओके, तो अब यहाँ पर रेट इज इक्वल टू गेट के इंटू एम टू द पावर ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एन, ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। तो अब यहाँ पर हम यहाँ पर ये देख लेंगे, सॉरी आप नोट करो, अब हम ये देख लेंगे कि अगर मुझे यहाँ पर क्या के कौन है, तो के जो है इसके बारे में अपन और आगे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। के जो है अभी फिलहाल याद रख लिए रेट कांस्टेंट बोलते हैं हम इसको। के इज ऑल्सो नोन एज रेट कांस्टेंट, या के को हम सिंपली वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट भी बोलते करके अपने माइंड में आपको ये बात याद रखना है। ओके, तो यहाँ पर के इज व्हाट, इट इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट। ओके, अब यहाँ पर मैं और एक बात याद रखें, ये ऐसा कांस्टेंट आपको आगे भी मिलेगा, इसलिए मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। अभी आप इसको रेट कांस्टेंट को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। अब सवाल ये आता है कि एक्टिव मास का मतलब क्या होता है और कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो एक्टिव मास का मतलब होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन। जो भी मोलर कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम बोलते हैं एक्टिव मास, और मैथमेटिकली इसको निकालने के लिए n बाय v यूज करते हैं। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, है ना। कोई भी एक्टिव मास निकालना रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, लेकिन अभी हम यहाँ पर रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, तो एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट कैसे निकालेंगे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन यानी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, या n बोले तो क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो मास अपॉन क्या हो गया ये, मॉलिक्यूलर मास अपॉन वी। तो इसको और भी सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा बेटा, W अपॉन M इंटू वी। तो ये एक्टिव मास निकालने का फॉर्मूला है। कभी कभी आपको एक्टिव मास क्या है पूछ सकता, तो अगर आपको मास दिया हुआ है, आपको मॉलिक्यूलर मास मालूम है और कितने वॉल्यूम में सॉल्यूशन है वो पता है यानी रिएक्टेंट, तो आप आराम से उसका एक्टिव मास निकाल सकते हैं। ओके, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट और वैल्यूबल पॉइंट है, ठीक है ना। तो अब ये जो कांस्टेंट है, जैसा मैंने बोला, इस कांस्टेंट को हम मतलब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या आई एम सॉरी रेट कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ओके, अब हम और आगे जाने वाले हैं। अभी मैं जो रेट कांस्टेंट है उससे रिलेटेड बहुत ही स्पेशल पॉइंट की बात बताने वाला हूँ, वो बाद में, यानी रेट कांस्टेंट को डिटेल में अपन एक स्पेशल लेक्चर में पढ़ना पड़ेगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, तो अभी आपको उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है कि रेट कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है करके याद रखना है। ओके, अब यहाँ पर हम ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये थ्योरेटिकल लॉ है, यानी आपने रिएक्शन लिखा और रिएक्शन के हिसाब से आप मतलब डायरेक्टली जो है उसको लिख सकते हैं, ठीक है। यानी इट्स अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड कंसेप्ट नहीं है। अगर मैंने बोला फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी रिएक्शन का हम रेट लॉ लॉ ऑफ मास एक्शन लेंगे, आई एम सॉरी लॉ ऑफ मास एक्शन जो मैंने अभी बताया, तो वो सिंपल थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। अब अगर मैं इसी लॉ ऑफ मास एक्शन को एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे डिटरमाइन किया, है ना। अभी जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। एक्टिव मास मतलब ऑल रिएक्टेंट्स आर कंसीडर्ड एज एक्टिव मासेस। लेकिन अब मैंने अगर एक्सपेरिमेंटल बेस पर लॉ ऑफ मास एक्शन को एक्सप्रेस करा तो वो रेट लॉ बन जाएगा। तो लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ में डिफरेंस है बेटा, याद रखना।
वहाँ पे थ्योरेटिकल कंसेप्ट और लॉ ऑफ मास एक्शन के अलावा जो अभी अपन टर्म पढ़ने वाले, व्हाट इज दैट, रेट लॉ। ये एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, हाँ, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों में डिफरेंस है, वो थ्योरेटिकल है और ये एक्सपेरिमेंटल है। तो अब हम एक्सपेरिमेंटली जब कोई मतलब रिएक्शन को प्रैक्टिकली जांचने के बाद ये डिटरमाइन करते हैं कि इन रिएक्टेंट में से एक्चुअली रेट को कौन इन्फ्लुएंस करेगा, तो वो बनेगा रेट लॉ। लॉ ऑफ मास एक्शन तो सिंपल है, ऑल रिएक्टेंट आर एक्टिव मासेस, तो वहां बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। लेकिन अगर मैं मान लीजिए वही रेट लॉ बता रहा हूं तो ये एक्सपेरिमेंटल बेस पर बताऊंगा मैं, ओके। तो अभी मैं एक्सपेरिमेंटल बेस पर जब बताऊंगा तो रेट लॉ क्या बनेगा, इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the reactant, यानी रिएक्टेंट का मतलब हो रहा है एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट, ओके। रिएक्टेंट का मतलब क्या है बोलो, active masses of reactants which actually influencing the rate of reaction। मतलब देखिए आप, मैंने क्या लिखा कि रेट लॉ बोलता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट, नो डाउट अबाउट इट, बट उसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको शो करना पड़ेगा, या उसी के ऊपर रेट डिपेंड करता है जो रियली अफेक्ट कर सकता है रिएक्शन की वेलोसिटी को, रिएक्शन की रफ्तार को। अगर दो रिएक्टेंट है, एक ही रिएक्टेंट अगर रेट के ऊपर इंपैक्ट डाल सकता है तो उसी से आप रेट लॉ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बता सकते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे मैंने इसको बताने के लिए बोला कि लेट m ऑफ a, जो मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन में बताया, आप रिवर्स करके देख सकते हैं, m ऑफ a प्लस n ऑफ b गिव्स राइज टू प्रोडक्ट। ये मेरा एक केमिकल इक्वेशन है, ओके। तो अब अगर इस केमिकल इक्वेशन के बेस पर मैं रेट लॉ लिखा तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ है ना, रेट का मतलब क्या होता, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, dx अपॉन dt, इसको इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी बता सकते। तो चेंज इन इज अगेन इक्वल टू होता है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओके, इसके टर्म में बता, इसके टर्म में बता, ये दोनों में इसको भी लिख सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ A टू द पावर m नहीं लिख रहा हूं मैं, A लिख रहा हूं, और B टू द पावर मोलर कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ B टू द पावर B। अब देखिए मैंने यहाँ पर m का जो A का जो नंबर ऑफ मोल्स था किसी केमिकल इक्वेशन में m और B का नंबर ऑफ मोल्स था n, वो ना लिखकर मैं क्या बोल रहा हूँ कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है a टू द पावर a एंड b टू द पावर b। यानी मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कंपल्सरीली नहीं बताया, तो हो सकता है कि यहाँ पर अब अगर मैं रेट लॉ लिखूंगा तो ये जो a है वह जहाँ पर a जो है मे और मे नॉट इक्वल टू m, तो जहां मैं बता रहा था आपको कि ये जो रेट लॉ है, इस रेट लॉ में हम क्या बता रहे
कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट विच एक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग द रेट। हमने क्या किया बेटा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर a इंटू b टू द पावर b। तो ये a और b जो है एक्टिव मासेस है और इनका पावर a और b लिया हूँ मैं, और फिर रेट इज इक्वल टू k, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन हट जाएगा तो एक कांस्टेंट लिखा जा रहा। इस कांस्टेंट को हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं और वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, या रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इंटू a टू द पावर a इंटू b टू द पावर b। यहाँ रेट लॉ में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आप जो पावर लगाते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट को, जो a और b यहाँ पर जो मैंने पावर शो किया हूँ, ये आपको मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि इस रिएक्शन में कौन सा रिएक्टेंट रेट को एक्चुअली इन्फ्लुएंस कर रहा है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट रिएक्टेंट विच एक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। मतलब जो एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट है, वैसे तो ऑल रिएक्टेंट आर एक्टिव मासेस, बट यहाँ पर रेट लॉ में, लॉ ऑफ मास एक्शन से बेसिक जो फर्क है वो ये है कि जो रिएक्टेंट रेट को इन्फ्लुएंस करता है उसी रिएक्टेंट को हम वैल्यू देते हैं, और उसका पावर का मतलब हो रहा कि वो इन्फ्लुएंस कर रहा है या नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि जहाँ ए जो है, जो पावर है, ये मैंने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज नहीं किया। मैंने जैसे लॉ ऑफ मास एक्शन में जो ए का पावर था m लगाया था और b का पावर n, लेकिन यहाँ पर मैंने पावर को मॉडिफाई किया। पावर ये इंडिकेट करता है कि ये जो स्मॉल a है, जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन a का पावर है, वो इक्वलेंस टू m हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उसी तरीके से जो b है वो भी इक्वलेंस टू n हो सकता है या नहीं हो सकता। इसलिए हम रेट लॉ को क्या मानते हैं, रेट लॉ ऑफ जो है वो एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड कॉन्सेप्ट, मतलब बगैर एक्सपेरिमेंट के हम रेट लॉ मतलब प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो रेट लॉ इज डिफाइंड एज अ और स्टेट दैट कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट विच एक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग। अब एक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग का मतलब ये हो रहा है कि रेट लॉ एक एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड कंसेप्ट है। मतलब आप प्रैक्टिकल अप्रोच में जाने के बाद डिसाइड करेंगे कि ये जो रिएक्टेंट है इसमें से ये रिएक्टेंट रेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है और ये रिएक्टेंट रेट को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, तो रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन इज जस्ट अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। वहाँ पे आपने सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑल एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है बेटा। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जब आप रिप्रेजेंट करते हो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट विच एक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग द रेट। इसको बोलते हैं हम मतलब रेट लॉ। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए इसको, फिर मैं आगे का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर मैं एक दो बातें और ऐड कर देता हूँ आपके नॉलेज में, फिर हम और डिटेल्स में लेने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो याद रख लो कि रेट लॉ के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। रेट लॉ इज एन एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। याद रखो, मतलब जब तक हमको नॉलेज नहीं रहेगा कि ये रिएक्टेंट रेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है या नहीं कर रहा है, तब तक हम रेट लॉ प्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर वो आप प्रेजेंट करोगे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे तो लॉ ऑफ मास एक्शन हो जाएगा। ये डिफरेंस बहुत वैल्यूएबल है। तो हम बोल रहे हैं कि बिना एक्सपेरिमेंटल जस्टिफिकेशन के हम रेट लॉ जो है ये नहीं बता सकते, नंबर वन बात। दूसरा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये जो ए और बी मैंने पावर लगाया, यहाँ पर जो रिएक्शन है इसमें यहाँ पर m ऑफ ए n ऑफ b था, जबकि मैं रेट लॉ में पावर a और b लगाया। तो ये a और b जो होता है वो अगर आपने सम अप कर दिया
तो वो उस रिएक्शन का ऑर्डर हो जाता है। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ रेट लॉ, ऑन द बेसिस ऑफ रेट लॉ वी कैन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आप बोलेंगे सर ऑर्डर क्या है, मैं आगे के कंसेप्ट में लेने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। अगर इन्हें ये पावर ए और बी को सम अप कर दिया मान लीजिए, तो ये इक्वलेंस टू ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर वो वैल्यू होता है जो बताता है कि इस रिएक्शन में दोनों रिएक्टेंट रेट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या दोनों भी नहीं कर रहे, या एक ही कर रहा है, या और कुछ कंडीशंस है। तो दैट्स वाई हम ऑर्डर के बुनियाद पर किसी भी रिएक्शन में जस्टिफाइड कर सकते कि वो रिएक्शन जो प्रोसीड कर रही है उस पर कौन सा रिएक्टेंट इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है ना। अब मान लीजिए कोई XYZ रिएक्शन है, तो इसमें ये A का वैल्यू 1 हो सकता है, B का वैल्यू 0 हो सकता है, यानी A रिएक्टेंट इन्फ्लुएंस कर रहा है, B नहीं कर रहा है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा 1। तो हम याद रखेंगे कि ये जो पावर्स आपने यूज करे हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिव मासेस के लिए रेट लॉ को प्रेजेंट करने के लिए, वो पावर्स इंडिकेट क्या कर रहे हैं, वो पावर इंडिकेट कर रहे हैं ऑर्डर को। तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर इज नथिंग बट द सम ऑफ पावर्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिप्रेजेंटेड इन रेट लॉ। रेट लॉ में हमने जो पावर्स लगाया है ये ए और बी को, ये उस रिएक्शन का ऑर्डर रिप्रेजेंट करते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। ओके, ये भी आपको एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बात नोट डाउन करिए। ओके, मैं बाद में आपको चांस दूंगा। ओके, उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आपको वहाँ पर के मिला था, है ना, वहाँ पर आपको के मिला रेट लॉ में, वेयर के इन रेट लॉ में जो के है, इवन लॉ ऑफ मास एक्शन में भी आप जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसके लिए भी टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो आगे का अप्रोच है वो लॉ ऑफ मास एक्शन से ज़्यादा रेट लॉ पर बेस्ड है। इसलिए हम रेट लॉ में जो के है ना, ये इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसे आप क्या बोलोगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ओके, इसको और भी शब्दों से बोला जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इट इज ऑल्सो नोन एज वेलोसिटी कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोल सकते या रेट कांस्टेंट भी बोल सकते, और एक और है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं, और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो ये बहुत से नाम हैं जो हम के लिए जो कांस्टेंट आपको रेट लॉ में मिला है उसके लिए यूज़ करेंगे। अब मैं जैसा अभी आपको एक सिचुएशन बना के देता हूँ, उसके बेस पर हम के को मैथमेटिकली इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे और के का यूनिट क्या है ये बताकर हम लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। जस्ट नोट डाउन इट। ओके, तो अब यहाँ पर के जो है, इस के का कुछ यानी इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, है ना। रेट कांस्टेंट से रिलेटेड कुछ बातें आपको मैं फास्टली शॉर्टकट में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट जो भी आप बोल रहे हैं उसके लिए हम कुछ लेटर रिएक्शन अगर एक रिएक्शन है मान लीजिए, है ना, ए चेंजेस टू बी प्रोडक्ट में, मतलब इस टाइप की रिएक्शन यूज किया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के हिसाब से इसको किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे बेटा, रेट ऑफ द रिएक्शन
rate of the reaction is also represented by integrated form of rate, that is dx upon dt is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है a। ये जो a है ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, मैंने कोई दूसरी रिएक्शन लिया तो इस तरीके से हम ये रेट लॉ लिखे हैं। ओके, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मैंने अगर कांस्टेंट लिख दिया तो ये रेट यानी dx अपॉन dt, या इसको शॉर्टकट में हम रेट भी बोल सकते हैं। रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, यानी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन। इफ आई एम टेकिंग मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू 1 मोल पर लीटर, यानी सिंपली बोलने का मतलब ये कि अगर कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी मैंने यूनिट ही ले लिया, 1 ले लिया, तो देन क्या हो जाएगा बोलिए आप, यहाँ 1 हो जाएगा तो K किसके बराबर हो जाएगा, रेट के बराबर, यानी रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू रेट ऑफ द रिएक्शन। ओके, तो हम बोल सकते इसकी डेफिनेशन बना सकते, देन व्हाट इज रेट कांस्टेंट? रेट कांस्टेंट इज नथिंग बट द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिट। अगर मैं जो भी रिएक्टेंट है रेट लॉ में उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन 1 ले लेता हूँ, 1 मोल ले लेता हूँ मोलैरिटी की टर्म में, तो वो रेट कांस्टेंट K के इक्वल हो जाता है। तो हम यहाँ पर एक शॉर्टकट में डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि रेट कांस्टेंट K is defined as the rate of reaction when concentration of reactant is यूनिट। ये बात आपको याद रखना है, नई बात, तो हमने हम मैथमेटिकली रेट कांस्टेंट को डिफाइन कर लिया। ओके, जस्ट नो। अभी हम एक और बात याद रखेंगे कि जो रेट लॉ है उस रेट कांस्टेंट जो K है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक याद रखना है। रेट कांस्टेंट K जो अभी हमने लिया है, सॉरी, द रेट कांस्टेंट K, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ K मैं आगे में फ्यूचर में डिटेल में लूँगा क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं अब इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। रेट कांस्टेंट K वैल्यू डिपेंड्स अपॉन, कौन कौन से फैक्टर इस रेट कांस्टेंट के वैल्यू के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। जैसे हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में लिया तो वैसे हम यहाँ पर रेट कांस्टेंट के बारे में भी लेंगे कि रेट कांस्टेंट के ऊपर ऐसे कौन कौन से प्रॉपर्टी रिएक्शन में कंडीशंस है जो इम्पैक्ट डाल सकती। तो आपको याद रखना है, नंबर 1 नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा है टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। ये 3 फैक्टर है जो किसी रेट कांस्टेंट को इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अगर रिएक्टेंट का नेचर मतलब आयोनिक है, पोलर नॉन पोलर है, या मॉलिक्यूल स्मॉल है या बिग है, ये भी रेट कांस्टेंट को इम्पैक्ट डालेंगे, क्योंकि रेट को इम्पैक्ट डालेंगे तो रेट कांस्टेंट को इम्पैक्ट डालेंगे। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि टेम्परेचर, तो टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट इनमें बहुत वैल्यूएबल रिलेशनशिप है। आगे में मेरा लेक्चर देखना आप, एक अरेनियस इक्वेशन है, इस अरेनियस इक्वेशन के बेस पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट में मैथमेटिकल कैसा रिलेशनशिप है, ये भी बात आपको याद रखना है। और तीसरा जो फैक्टर है वो कैटलिस्ट। आपको मालूम है कि कैटलिस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस which increases the rate of reaction by decreasing energy of activation।
तो कैटलिस्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी रेट कांस्टेंट के वैल्यू को न्यूमेरिकली डिसाइड करने के लिए। तो ये 3 बातें आपको याद रखना है। अब अगर हम यूनिट की बात करें तो रेट कांस्टेंट के, है ना, ये कैसा है बेटा, रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी। तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट के जो है ये रेट के बराबर है, और रेट का मतलब क्या होता है बोलिए, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। अगर इस मैथमेटिकल इक्वेशन के बेस पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो रेट कांस्टेंट के न्यूमेरिकली कैसे हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि चेंज इन टाइम एंड यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इन दोनों को अगर मैंने वैल्यू दिया या इम्पोर्टेंस दिया तो मैथमेटिकली रेट कांस्टेंट के को न्यूमेरिकली डायरेक्ट रिप्रेजेंट करेंगे हम 1 अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का होल पावर n-1 into time inverse. Okay, this is nothing but the unit of rate constant. Unit of rate constant ये जनरल यूनिट है, आपको याद रखना है। ओके, अब आपको मालूम है यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, K इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलिए, 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मोल लीटर इनवर्स। ओके, यहाँ पर एज इट इज रहेगा ये ब्रैकेट n-1 इंटू टाइम इनवर्स। टाइम को अगर सेकंड में बताना है तो सेकंड इनवर्स आ जाएगा। ओके, और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, आई एम सॉरी, मैं ये तुमको समझाने के लिए लिखा हूँ। ओके, तो और सिंप्लीफाई करें तो अब क्या हो जाएगा ये बोलिए, K इज इक्वल टू दैट इज रेट कांस्टेंट, होल ब्रैकेट लिखना है आपको, लीटर इनवर्स अपॉन मोल होल पावर n-1 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो आपको ये बेटा ये वाला याद रखना है। ओके, अब ये यूनिट कैसे बनेगा मैं न्यूमेरिकल्स लूँगा तो समझाऊंगा आपको डिटेल में। तो अभी हमने शॉर्ट में याद रखना है कि रेट कांस्टेंट का मैथमेटिकल यूनिट क्या है। यहाँ पर n अगर आपको पता हो जाए, n का मतलब होता है यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी n पता हो जाए तो आपको आराम से हर पर्टिकुलर ऑर्डर वाले रिएक्शन, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट हम डिटरमाइन कर सकते हैं। मतलब नेचर ऑफ द रिएक्शन के ऊपर भी ऑर्डर डिपेंड करेगा, यानी ऑर्डर चेंज होगा तो रेट कांस्टेंट का यूनिट चेंज हो जाएगा। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके, यू रिमेंबर इट। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने केमिकल काइनेटिक्स का बहुत सा पार्ट लिया, जो कि हमने शुरू किया था लॉ ऑफ मास एक्शन से, और फिर रेट लॉ से, और उसके बाद में हमने रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ा। तो आप मेरा ये वीडियो बार बार देखिए, और इसमें ऑब्जेक्टिव्स कैसे निकल के आते हैं। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रेट लॉ रीएडजस्टमेंट से क्वेश्चंस आते हैं जेईई नीट में। ओके, और भी बहुत से वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। और हमने अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन लिया। तो ये वीडियो नंबर 2 है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। काजी सर, वसीमुद्दीन काजी सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।